हेलो एवरीवन, मैं नम्रता पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद नम्रता पांडे में। 2-4 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे। आपको मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा, थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, तो थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। और मौसम ऐसा किया हुआ है कि हर किसी का तबीयत थोड़ा डाउन हो रहा है। नहीं तो मैं बिना किसी कारण के क्लास को स्थगित नहीं करती हूँ। और मेरा जो भी क्लास होता है, जैसे कि अभी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का चल रहा है, तो वो क्लास आप 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपका उस चीज़ से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर कोई भी संदेह आपके मन में नहीं रहेगा। तो हमने आपको बताया था कि 23 टोटल टॉपिक आपको पढ़ना है। अभी तो मैं सीरीज वाइज ही बता रही हूँ, यानी कि 4 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। लास्ट जो था आपका समाजीकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस, उसको कंप्लीट कराने के बाद उस पर आधारित 25-30 प्रश्नों को मैंने आपको दिया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पूछे जाएंगे एक संभावित। उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं जिस ईयर में प्रश्न पूछा गया है उसको भी मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर उससे क्या होता है कि आपके मन में ये सेट हो जाता है कि अब आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 टॉपिक हमने देख लिया था। और ये 5वां टॉपिक है, जिसमें कि हमें देखना है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बालकों पर अध्ययन किया है। मनोवैज्ञानिक तो संसार में बहुत हैं। और ये सीडीपी में, जो सीटेट के सीडीपी में कभी कभी आपको स्किनर, कभी कभी पावलोव, इनसे जुड़े हुए कुछ हल्के फुल्के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जबकि जब उन्होंने बच्चों के बारे में कुछ कहा होता है तो उससे जुड़े हुए पूछ लिया जाता है। नहीं तो इस बाल विकास में जो सीटेट का है, यही 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है, 4 टॉपिक को देखा है और बिल्कुल सीरीज वाइज हम देख रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, टोटल जितना भी सीडीपी का मैंने क्लास अटेंड किया हुआ है, सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। और एक बार देखने के बाद फिर इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न उत्तर करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इवेल्युएट, यानी कि मूल्यांकन। खुद को आंकते हैं, हमने क्या समझा, कितना समझा। तो जब आप सीडीपी में हिंदी के सीडीपी का आप दीजिएगा तो उसमें भी आपको मूल्यांकन पूछेगा, और इंग्लिश में भी आपको इवेल्युएशन पूछेगा। बाल विकास तो हर सब्जेक्ट में आपको पूछता है, कितना कैसे क्या पूछता है, इन सब पर मेरा डिटेल में कई वीडियो है इस चैनल पे। सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ट्रिक को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, ये जो सीडीपी है, इसको इंग्लिश के साथ साथ आपको समझना ज़रूरी है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में तो आपको इंग्लिश नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको इंग्लिश समझना ज़रूरी है। क्योंकि बाल विकास में इधर आपका अगर इंग्लिश होता है, इधर हिंदी होता है, तो होता क्या है, कभी कभी आप देखिएगा, जैसे इधर आपको इंग्लिश में लिखा रहता है, इधर हिंदी में आपको इस तरह से जीन पियाजे लिखा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रश्न में जीन पियाजे ही मिले। कहीं कहीं आपको सिर्फ पियाजे से भी पूछा जाता है प्रश्न, पियाजे। और इधर आपका PIAGET, ये इस तरह से पियाजे का स्पेलिंग होता है। अब इसको इंग्लिश में आप पाइगेट पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत जगह आपको पाइगेट मिला हुआ, अगर मैं आपको इस क्लास के अगले वीडियो में बताऊंगी इसका प्रश्न, तो आपको वहाँ पर भी पाइगेट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ये प्याजे के जगह पर हूबहू सीडीपी में कभी कभी उसी शब्द को लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको अगर इस तरह से पाइगेट पूछ लिया जाएगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। इनके साथ जुड़ा हुआ संज्ञानात्मक प्रश्नों को पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने इस इंग्लिश को नहीं समझा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट हो सकता है। इसीलिए बाल विकास में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 3 मनोवैज्ञानिक आपके हैं, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की, तो पियाजे का इंग्लिश, पियाजे के नाम का इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। बाकी कोहलबर्ग का भी इंग्लिश बिल्कुल आसान है, और वाइगोत्स्की का भी जिस तरह हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन है उसी तरह से उनके नामों का इंग्लिश है। अब इसमें हम क्या समझेंगे कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इनके सारे थ्योरी को, सारे प्रिंसिपल्स को आपको समझना होगा, जानना होगा, तभी इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। अगर आप डिटेल में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है, इन सारी चीज़ को, और जो अवस्था है उसमें क्या उम्र इन्होंने सेट किया हुआ है, कितने उम्र के बच्चे किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, उसका मेंटल डेवलप किस प्रकार से हो सकता है,
तो इनके थ्योरी के बारे में आपको डिटेल से समझना होगा, तभी इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन जब आप इस दोनों मनोवैज्ञानिक के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं तो कोहल वर्ग का क्या ट्रिक है कि आधे प्रश्न आपको इनके बारे में या इनके सिद्धांत के बारे में याद करने के लिए आधे इनके टॉपिक को समझना होगा, यानी इनके प्रिंसिपल को पढ़ के आधा समझना होगा, और आधा इनसे जो जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। कोहल वर्ग क्या कहना चाहते हैं बालकों के बारे में। हालांकि 3 चीज़ है। पियाजे ने आपके संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है, कोहल वर्ग ने नैतिक का दिया है, और वाइगोत्स्की ने सामाजिक का दिया है। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, और पियाजे ने मानसिक विकास का सिद्धांत। मानसिक जिसको कि कॉग्निटिव यानी कि जिनको कि संज्ञानात्मक कहते हैं। सब कुछ देखते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन दोनों में क्या है कि आपको कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की में पूरी तरह से ये जो भी सामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने उम्र की कम से कम व्याख्या की है। इन्होंने किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, अवस्था के यानी कि शब्दों का इन्होंने कुछ अधिक वर्णन किया है। लेकिन कोहल वर्ग ने और पियाजे ने खासकर ज़्यादा उम्र को फोकस किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कितने साल के बच्चे को इन्होंने इंद्रियगामक अवस्था में रखा है। जैसे कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे को, फिर 2 से 7 वर्ष के बच्चे को इन्होंने किस अवस्था में रखा है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को किस अवस्था में रखा है, 11 से फिर आगे तक के बच्चे को किस अवस्था में रखा है। अब फिर जब इन पर आप आते हैं, इन्होंने जब नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने भी बच्चे की उम्र का वर्णन किया है कोहल वर्ग ने। लेकिन आपको इस तरह से सीरीज बना के याद नहीं करना है कि जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष के बच्चे को ये कहा, तो कोहल वर्ग ने 0 से 2 वर्ष के बच्चे को ये कहा। नहीं, इन्होंने अगर 0 से 2 वर्ष के बच्चे की शुरुआत की हुई है, तो इन्होंने डायरेक्ट जन्म से 4 वर्ष के बच्चे को लिया हुआ है। इसीलिए एक दूसरे को जोड़कर आपको नहीं समझना है, तीनों की बातों को आपको अलग अलग समझना है। तीनों का फोकस, तीनों का बिंदु किशोरावस्था यानी 18 साल के, हमने तो बाल विकास पढ़ना शुरू किया 18 साल तक के बच्चों को पढ़ना है, तो हम रुकेंगे, तीनों वहीं जाकर रुकते हैं, लेकिन तीनों का अपना एक अलग अलग कहना है। इन्होंने जीन पियाजे की बात अधिक को आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल इन्होंने जो कहा है एक अपने बच्चे पर अध्ययन करके कहा है। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अब हम इसके इंग्लिश को सबसे पहले करेंगे। तो कैसे करेंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले ये जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है, तो यहाँ जीन पियाजे है, ये 3rd पर्सन है इंग्लिश में जब आप जाइएगा, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश का डिस्कस कर लेती हूँ कि इंग्लिश का जब आपका आएगा, जो भी आपका पूछा जाता है 30 नंबर का, तो उसमें भी ये आपको काम आ जाएगा। ये 3rd पर्सन है, और ये क्या है जिसको कि सजीव आप कहते हैं। जैसे कि द कलर ऑफ पेन, द कलर ऑफ ड्रेस, हम लोग द लगाकर यानी कि किताब का रंग या ड्रेस का रंग, इस तरह हम लोग द करके ऑफ लगाते हैं। लेकिन ये 3rd पर्सन आजकल तो जो निर्जीव है उसमें भी इस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, तो दोनों को एक साथ लिखना है। जीन पियाजे एपोस्ट्रॉफी एस जैसे डालेंगे तो ये हो जाएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे। अब यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस जैसे हमने डाला, हो गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग। अब हम सबसे पहले आते हैं जीन पियाजे पर। तो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि बालक का जो है मानसिक विकास यानी बुद्धि का निर्माण कैसे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने अपने ही बेटे का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। जब उनके बेटे बिल्कुल छोटे थे, तो जन्म से ही बच्चों पर उन्होंने अपने बेटे के जो भी मानसिक क्रियाएं थी उसको उन्होंने बिल्कुल बारीकी से देखना और समझना शुरू कर दिया कि जो बच्चे का मानसिक विकास है किस ढंग से हो रहा है और किस तरह की क्रियाएं वो बालक कर रहा है बढ़ती उम्र के साथ। और जब उन्होंने बारीकी से उस पर अध्ययन किया
और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस विचारों का प्रतिपादन किया उन्हीं को जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, उन्होंने अपने ही घर में बच्चे को बिल्कुल बारीकी से देखना शुरू किया, उसके सभी मानसिक क्रियाओं का उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से अध्ययन किया। उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिस निष्कर्ष पर वो पहुँचे या उन्होंने जिस विचारों का प्रतिपादन किया उसे ही जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे सिर्फ आपको कॉग्निटिव याद रखना है, लेकिन इंग्लिश में आपको मानसिक संज्ञानात्मक ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। इससे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कॉग्निटिव आप याद रख लीजिए। कॉग्निटिव तो आपको ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर आप याद रख लेते हैं तो एक ही वर्ड आपको याद करना होता है, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है। विकास की जो अवधारणाएं हैं, हम लोग इस पॉइंट को छोड़ दिए। किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले उस बिंदु पर उस पॉइंट की अवधारणा क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको जानना जरूरी होता है। तो विकास की जो अवधारणाएं होती है उसके कई आयाम होते हैं, यानी विकास कई तरह से होते हैं। विकास एक गति से नहीं होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये विकास का कोई गोला है, इसको समझिएगा। एक बच्चा यहाँ पर है, 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 एक बच्चा यहाँ पर है। तो ये जो विकास की गति है, जिस तरह से यहाँ से हर एक बच्चे पर विकास की गति पहुँचेगी, तो मान लीजिए यहाँ पर बिल्कुल तेज़ी से इस बच्चे तक विकास की गति पहुँच गई, तो फिर यहाँ थोड़ा कम हो सकता है, यहाँ बिल्कुल छूट छूट के हो सकता है, यहाँ बिल्कुल धीमी गति से हो रहा है, यहाँ और भी धीमी से भी अति धीमी। तो विकास का केंद्र सही होता है, यानी कि 0 से अगर 2 वर्ष में बच्चे चलने लगेंगे, सब बच्चे के लिए वही नियम है, लेकिन निर्भर करता है कि विकास की जो गति है अलग अलग बच्चे में अलग तरीके से होता है। इसीलिए ये जो विकास की अवधारणाओं का सिद्धांत है उसमें कहा जाता है कि विकास के कई आयाम होते हैं। कई मनोवैज्ञानिक ने ऐसा पाया है, तभी कोई मनोवैज्ञानिक ऐसे ही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते हैं। कई मनोवैज्ञानिक ने देखा है, किसी एक मनोवैज्ञानिक ने 2 साल के बच्चे का यहाँ पर अध्ययन किया, फिर 2 साल के बच्चे का कोई तीसरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, 2 साल के बच्चे का कोई तीसरे मनोवैज्ञानिक। तो विकास की जो अवस्था है वो अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से, अलग अलग लक्षणों के रूप में नज़र आता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे में सेम ही विकास हो। और ये जो विकास की अवधारणा है, इस पर ये पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी चर्चा काफ़ी उल्लेखनीय है। इसीलिए इनसे जुड़ा हुआ पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम फोकस इन्हीं पर किया, बच्चों के विकास पर किया है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो या फिर मानसिक विकास हो। तो हमने पियाजे के बारे में समझा। पियाजे कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मानसिक संरचना है उसको संशोधित किया जाता है, उसी को हम लोग समावेशन कहते हैं। बच्चे के दिमाग में बहुत तरह की बातें निकलती है, फिर वो उस चीज़ को संशोधित करता है, तो वो जैसे कि अनेक तरह की बातें उसके दिमाग में आती है। और मान लीजिए कोई एक खिलौना है, उसको लेकर बच्चे नाना प्रकार से सोच रहे हैं, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से जुड़ेगा, ये अगर टूट जाए तो ये ठीक नहीं होगा, इसे ऐसे चलाना है, उसको चलाने का तरीका बताने हैं, ऐसे चलाना है तो ऐसे चलेगा। इस तरह करते करते वो एक निष्कर्ष पर पहुँच जाता है और ये गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो उसने क्या किया, उसके मस्तिष्क में जो संरचना हुई उसको उसने संशोधित किया, इस तरह से सोचा पूरी बातों को, उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने समावेशन कर लिया। अब जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो हैं जन्मजात कुछ प्रवृत्ति को लेकर पैदा होते हैं। उसका जितना भी विकास है, चाहे वो मानसिक विकास हो या इंद्रियगामक विकास हो, जैसे कि हाथ पैर चलाना इंद्रियगामक आप समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे आदत हैं जो कि बच्चे जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो आप देखिएगा कि जब नवजात शिशु की मुट्ठी बंधी रहती है और अगर आप वहाँ पर अपनी उंगली रखते हैं तो वो उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसे मुट्ठी बांधने की आदत है। अब आपने उसके हाथ को खोल कर अपनी उंगली रखी तो वो फिर भी उसी तरह से पकड़ लेगा, वो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। जैसे कि चूसना, बच्चे जन्म लेते हैं तो वो दूध पीने लगते हैं, वो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, उसके लिए उसे कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसको ये समझ में आने लगता है। अभी जीन पियाजे ने उस का विभाजन किया हुआ है, अवस्थाओं में बांटा है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो जीन पियाजे का कहना है कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि बच्चे जन्मजात ही लेकर पैदा होते हैं। अब ये तो हम लोग सभी जानते हैं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकती नहीं है। लेकिन जीन पियाजे ने फिर भी कहा है कि विकास जीवन पर्यंत तो चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित अवस्थाओं में एक निश्चित विकास होता है। अगर 0 से 2 वर्ष का बच्चा है
तो वो फिर सड़क पर दौड़ना नहीं शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक निश्चित अवस्था है और वो निश्चित अवस्था में उसका निश्चित ही विकास हो सकता है। तो इस आधार पर जीन पियाजे ने इस अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। उसको आप लोग अभी जो मैं यहाँ पर लिखूंगी आप लोगों को बिल्कुल सुनकर ही याद हो जाएगा कि वो अवस्था क्या है और उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे अवस्थाएं, और इस अवस्थाओं में हम लोग देख लेंगे क्या होती है विशेषताएं। देखिएगा क्या हम लिख रहे हैं, इसको बस समझना है। यहाँ से मैंने लिख लिया 0 से 2 वर्ष। अब इसी चीज़ को इधर लाएंगे 2 से 7 वर्ष। ये तुरंत आपको यहाँ पर याद हो जाना है 7 वर्ष। और इसको फिर इधर लाते हैं तो 7 से 11 वर्ष। और अब इस 11 वर्ष को इधर लाते हैं तो 11 वर्ष से आगे, 11 वर्ष से आगे। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है। अब 0 से 2, फिर 2 को इधर लाएंगे 2 से 7, 7 को इधर लाएंगे 7 से 11, 11 को इधर लाएंगे 11 वर्ष से आगे। बस इस 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। 0 से 2 वर्ष की अवस्थाओं को हम लोग कहेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसकी विशेषता में आपको समझना है। इस अवस्था में इसी बात को आप पकड़िएगा, यहाँ जो इंद्रिय जनित है बस इसी पॉइंट को आप पकड़ लीजिएगा। ये जीन पियाजे है, पहला पॉइंट है। 0 से 2 वर्ष है, यानी बच्चे का स्टार्टिंग स्टेज 0 से 2 वर्ष। और ये पहला शब्द इंद्रिय जनित, यानी कि बच्चा अपने इंद्रिय से, इंद्रिय जो भी होता है आपका आँख, कान, नाक, मुँह, तो इंद्रिय से जो है बच्चा जानता है हर चीज़ों को। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आप क्या समझेंगे कि किसी भी चीज़ को बच्चा करके नहीं बल्कि अपने इंद्रिय से आभास कराएगा कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर छोटा बच्चा रो रहा है, छोटे बच्चे को अगर भूख लगी है तो वो उठ के किचन नहीं जाएगा। वो अपने भूख को कैसे व्यक्त करेगा? रो कर, कि उसे भूख लगी है। अगर उसने सुसु पोटी की है तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो बोल नहीं पा रहा है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, तो वो रो कर इस चीज़ को व्यक्त करेगा। या हो सकता है एक अलग रिएक्शन देकर अपने चेहरे को अलग आकार प्रकार का बनाएगा। तो ये सभी इंद्रिय जनित गामक अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत आता है। चादर पर एक कोने में आप बच्चे को बैठा दीजिएगा, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे में एक कॉर्नर पर आप कोई खिलौना रख लीजिए, तो बच्चे अपने इंद्रिय का प्रयोग करके उस खिलौने को चादर की सहायता से खींच कर अपने तरफ लेते आता है। तो ये है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष है। इस तरह से इसमें किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न होता है, लेकिन किस तरह से पूछा जाएगा ये समझिएगा। इस तरह के प्रश्न सीटेट 2014 में पूछे गए थे। इंद्रिय आप समझ रहे हैं, मैंने बोला आँख, कान, नाक, मुँह, तो प्रश्न इस तरह से पूछा गया था कि जब शिशु, इस अवस्था को आप स्तर भी कह सकते हैं, स्तर करके ये जो कोहल वर्ग हैं इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं स्तर करके ही पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में लेवल कहते हैं, अवस्था कहते हैं, स्टेज कहते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं था। प्रश्न ये था कि जब 1 साल के शिशु अपने आँख, कान, नाक से किसी चीज़ की प्रतिक्रिया दे, या फिर आँख, नाक, मुँह से किसी चीज़ को सोचते हैं, तो वो किस स्तर में शामिल होता है। और स्तर आपका इस तरह से दिया हुआ था: पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो वहाँ पर देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, एक तो आँख, नाक, मुँह दिया हुआ था और सोचते हैं, ऐसा नहीं दिया हुआ था कि वो कर रहे हैं कुछ, सोचते हैं। एक चीज़ वहाँ पर ये देखने को थी। तो वहाँ पर इंद्रिय का 3 चीज़ों का वर्णन था, तो वहाँ पर आपको पकड़ना है। दूसरी क्या बात है कि वो उम्र वहाँ पर दर्शाया जा रहा है 1 साल। तो यहाँ 0 से 2 साल के अंदर जितना भी बच्चे का हरकत होगा वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आएगा। तो ये है इसकी विशेषता जो कि मैंने वर्णन करके आपको समझा दिया है। दूसरा अब आता है 2 से 7 वर्ष। आपको अनुमान लगाना है, अगर आपके अगल बगल बालक हैं, घर में बालक हैं, बच्चे हैं, तो उससे भी आप अनुमान अगर लगाइएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। जब 2 वर्ष से बालक बड़ा होते होते 7 वर्ष तक पहुंच जाता है, तो वो अपने आसपास वातावरण में अपने परिवेश से जुड़े हुए चीज़ों को पहचानने लगता है। कौन किसका है, कौन गर्म है, क्या चीज़ ठंडा है, इस चीज़ों का उसको अनुभूति होने लगती है। और ये इस अवस्था को क्या कहते हैं? 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये सब आपको याद रखना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन ये यहाँ पर मैं इसीलिए इंग्लिश नहीं लिख रही हूँ कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक क्रिया है यानी संक्रियात्मक के पहले, तो ये आपको, और ये आपको आ जाए मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो हिंदी इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, आप कहेंगे तो मैं जब क्वेश्चन आंसर कराने लगूंगी इसका इंग्लिश बता दूंगी, लेकिन अभी बस बिल्कुल ईजी है। प्री हो गया, पूर्व का प्री हो गया, तो इसमें क्या बच्चा को अपने परिवेश के चीज़ों को समझ में आने लगता है, क्या गर्म है क्या ठंडा है। और इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बच्चे किस स्तर में या किस उम्र में अपने आसपास के परिवेश के वातावरण के चीज़ों को पहचानने लगते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर अवस्था पूछे और सिर्फ नीचे में आपका इंद्रिय जनित दे दे, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, तो आपका ये हो जाएगा। किस स्तर में अगर दे दे, प्याजे के किस स्तर में दे दे, तो ये आपका दूसरा हो गया। इसमें बच्चा ये समझने लगता है ये मेरा है ये तुम्हारा है, बच्चे को यहाँ पर ये अनुमान होने लगता है। यहाँ पर बच्चा भाषा भी सीखने लगता है। आपको भाषा की समझ की बातें 2 साल के बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न किया जाए कि किस उम्र के या किस अवस्था में बच्चों को भाषा की समझ होनी शुरू हो जाती है, तो ये है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चे को भाषा की समझ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं 7 से 11 वर्ष। इस उम्र के बच्चे का जरा सा, आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें आप अनुमान करिए 7 से 11 वर्ष के बच्चे की स्थिति को। यहाँ पर आप थोड़ा सा पूर्व संक्रियात्मक में ये भी समझ लें कि यहाँ पर भी जो है बच्चे नई सूचनाओं को शामिल करने लगते हैं, नई सूचनाओं को अपने दिमाग में लाने लगते हैं, नई सूचनाओं को, और पहले से ये अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाते हैं। पहले ये समस्या का समाधान नहीं कर पाते थे, अगर कोई चीज़ टूट रहा है, आप पजल दे रहे हैं, सेट नहीं कर पा रहा है, तो ये यहाँ नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चे यहाँ से बेहतर कर पाएगा, क्योंकि उम्र भी यहाँ से अधिक है, और नई सूचनाओं को एकत्रित करेगा, संग्रह करेगा, पहले से योग्य हो जाएगा, अपनी समस्याओं का समाधान करेगा यहाँ पर। और इस अवस्था से, चूंकि ये 7 तक इंड होता है और यहाँ 7 से स्टार्ट होता है, इसको कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, टेढ़ा लिखने में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है चीज़ों का विभेदीकरण करना सीख गए हैं, यहीं से सीख गए हैं। ये पूर्व संक्रियात्मक चूँकि 7 वर्ष तक वो पूरा कर लिया, तो उसे ये पता है, अगर हमने 10 उसे स्क्वायर दे दिया, फिर 10 हमने उसको ट्रायंगल दे दिया है, 10 सर्किल दे दिया है, तो इसको सबको हमने मिला दिया है, कहीं स्क्वायर सेट कर दिया है, कहीं रेक्टेंगल दे दिया है, बीच बीच में कहीं कुछ दे दिया है, तो बच्चे यहाँ से अलग अलग करके चीज़ों का विभेदीकरण, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लास्ट स्टेज आते आते उसके माइंड में ये सब होने लगता है। 4 से 5 साल का बच्चा ही ये सब काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये काम बच्चा बिल्कुल आसानी से कर लेता है। और इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा ये विश्वास करने लगता है, किसी भी चीज़ की लंबाई, किसी भी चीज़ का या कोई अंक या किसी चीज़ का भार स्थिर होता है, वो आगे पीछे नहीं होता है, ये स्थिर होता है। अगर 1 किलो यहाँ पर मैंने चीनी तौल कर रख दिया है, तो वो 1 किलो ही रहेगा जब तक उससे निकाला नहीं जाएगा। तो अगर इस तरह के प्रश्न हो कि किस अवस्था में या किस स्तर में बच्चा लंबाई, भार, अंक स्थिर होता है, इस पर विश्वास करने लगे या ये मानने लगे, ये कौन सी अवस्था है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष आती है, और इसको तीसरा स्तर भी कह सकते हैं, प्याजे की अवस्था का तीसरा स्तर। और इसी अवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि किस अवस्था में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, किस ईयर में पूछा गया था मुझे ये याद नहीं है। तो किस अवस्था में बालक जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है, यानी कि ये अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष में बच्चे पर्यावरण के साथ, अगर बारिश हो रही है तो बच्चे को ये समझदारी है कि मैं भीग जाऊंगा तो मुझे छाता लेकर जाना चाहिए। ठंड का मौसम आया तो बच्चे को एहसास होता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे स्वेटर पहनना है। गर्मी अगर है तो वो पंखा चला कर बैठा है, तो इस बच्चे को जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ गया है, तो वो अगर उसे ठंड लग रही है तो वो उठकर पंखा बंद कर सकता है, गर्मी लग रही है तो वो पंखा चला सकता है, अंधेरा लग रहा है तो वो लाइट जला सकता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। और आखिरकार जब आप आते हैं 11 वर्ष में, और ये है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सब सिर्फ समझने के लिए होता है। इतना अगर आपने समझ लिया तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
अब इस अवस्था में जब ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है तो बच्चा अच्छे से किसी भी बात को सोच समझ सकता है, उस बात पर निर्णय ले सकता है। यानी कि ये तो चला गया 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि अब किशोरावस्था के, और 11 वर्ष से आगे की बात हो रही है तो किशोरावस्था के आसपास हो गई। तो इससे मैक्सिमम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अवस्था में बच्चे निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। समस्या समाधान करने की बात आए तो आपने अभी पढ़ा है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ पर बच्चे समस्या समाधान करने लगते हैं, यहाँ पर आपने देखा है। लेकिन जब किसी तरह का निर्णय लेने की बात आए तो ये आपका आ जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्था पियाजे ने दिया है। इसके साथ साथ 2 और भी अवस्था पियाजे का है जो कि महत्वपूर्ण है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो है जीन पियाजे का निर्माण और खोज का सिद्धांत। यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ का खोज भी करता है और वो किसी चीज़ का निर्माण भी कर सकता है। तो इसको पहले हम इस 4 अवस्था को, ये है आपका, ये आपको याद रखना है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। इससे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे का है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। इसमें क्या कहा जाता है कि बच्चा को अगर अपने ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो किसी चीज़ का निर्माण और खोज दोनों चीज़ कर सकता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को राइटिंग लिखने के लिए देते हैं, आप इस तरह से उसको लिखने देते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि एस आपको इस तरह से लिखना है, एस एम इस तरह से लिखना है, ए इस तरह से लिखना है, आर इस तरह से लिखना है। अब जीन पियाजे का ये कहना है कि बच्चे को नकल करने की आदत नहीं होनी चाहिए। वो अपने अंदर किसी भी चीज़ को अपने से उस चीज़ का वो खोज करे और उस चीज़ का निर्माण करे। यानी कि मैंने ऊपर में लिख दिया कि आपको इसी तरह से लिखना है, तो अब बच्चा एकदम प्रयास करेगा इस तरह से ही। कहीं अगर गलत हुआ तो आपने दिया तो आपको भी लगेगा कि इस तरह से नहीं लिख पाया। बच्चा हूबहू उतारने के चक्कर में बच्चे के अंदर ये निर्माण और खोज की शैली का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप बच्चे को कहते हैं कि आप डायरेक्ट इस तरह से आपको ऐस लिखना है, तो उसका मन होगा कभी वो इस तरह से भी लिख सकता है, उसका मन होगा कभी वो नीचे से भी इस तरह से खुद से खोज करके खुद से निर्माण करेगा। कहीं उसने कॉपी के कवर में एक अलग तरीके से देखा है, कभी वो ए इस तरह से लिखने का प्रयास करेगा इस तरह से, कभी वो इस तरह से ए लिखने का प्रयास करेगा। अलग अलग तरीके से वो प्रैक्टिस करेगा, बशर्ते कि उसको उसके अनुसार छोड़ दिया जाए तब। तो ये जीन पियाजे का कहना है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत बच्चे के अंदर होना चाहिए। उसने अगर किसी चीज़ का निर्माण किया है तो उसको लगे कि उसको कोई जो है उसकी इस चीज़ों को कोई सराहना करे। जैसे कि बच्चे को इस तरह से ही बताया जाता है, अगर बच्चा इस तरह से लिखना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि ये सही है, तो आप बच्चे को इस तरह से कह सकते हैं ये इतना सट गया तो ये 8 की तरह हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसे ऊपर से अगर लिखेंगे तो ये आपने बहुत ही अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर से होगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं। पियाजे का कहना है कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर ना होकर के खोज पर भी आधारित होनी चाहिए, सिर्फ नकल पर ही नहीं। और उसके बाद आखिरी जो पियाजे का कहना है, इससे बहुत तोड़ के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर समय रहा और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो आखिरी बिंदु होता है, कार्य क्रिया का अर्जन, कार्य क्रिया का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन। इसमें पियाजे ने क्या कहा है, इसमें आपको 2-3 चीज़ को समझना होगा, 2-4 शब्दों को। सात्मीकरण, संतुलन, संतुलन को आप व्यवस्थापन भी कह सकते हैं, समायोजन। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इस तीनों चीज़ को आपको समझने के लिए क्या करना है, पियाजे कहते हैं कि जब तक बालक किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाता है, किशोरावस्था तक पहुंचने के लिए उसे कई भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जिस तरह कि आपने देखा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तब वो पहुंचता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लास्ट में। तो भिन्न भिन्न विकास की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये पियाजे का कहना है कि कोई भी बालक है वो यहाँ से यहाँ आया, उसने जो एक अवस्था से वो जब दूसरे अवस्था में आता है, मान लीजिए जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था से 0 से 2 वर्ष में वो आ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब वो आ रहा है 0 से 2 वर्ष में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आने के लिए उस बच्चे को सात्मीकरण
और संतुलन, इस दोनों चीज़ को साथ लेकर चलना होता है। यानी कि वो साथ में करण भी करता है और फिर वहाँ पर अपने आप को वो संतुलित करता है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे ये समझ रहे थे कि उस चीज़ को, उसे इस चीज़ का आभास नहीं था। उसे जब गर्म लग रही है तो वो पंखा चल रहा है तो वो सोच रहा है चलो राहत मिल रही है, पंखा चले। लेकिन अब तो आजकल का बच्चा बहुत तेज़ होता है, 0 से 2 वर्ष में भी बहुत कुछ समझने लगता है। लेकिन जब वो देखता है पंखा बंद होता है तो गर्मी लगती है, पंखा चलता है तो गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जब वो दूसरे अवस्था में आता है तो फिर वो इस चीज़ को समझ लेता है कि जो ऊपर फैन चल रहा है इससे ही गर्मी दूर जाती है और ये फैन चलने का एक कारण स्विच है। जैसे ही उस स्विच को ऑन किया जाता है तो ये पंखा चलने लगता है। यानी कि उसने पुराने ज्ञान से अपने नए ज्ञान को जोड़ा और उसने वहाँ पर सात्वीकरण किया, उस चीज़ को समझ माना और उसके बाद इस दोनों सोच में वो संतुलन बैठा रहा है। हाँ, यही सही है, इस दोनों सोच में वो संतुलन बैठा रहा है। हो सकता है यही सही है, यही कारण है पंखा चलने का। स्विच दबाइए तो पंखा चलता है और पंखा चलता है तो फिर गर्मी खत्म हो जाती है। अब बच्चा यहाँ जब तक अपने आप को संतुलन करने की सोच ही रहा है, यहाँ पर इसने सात्वीकरण किया, नए ज्ञान को जोड़ा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सात्वीकरण, संतुलन या व्यवस्थापन, फिर समायोजन। यानी कि इसके बीच में आप समायोजन यानी लाइए। यानी कि ये इस दो बातों को जोड़कर समायोजन कर रहा है खुद में कि अच्छा स्विच दबाएंगे, जब गर्मी लगेगी, स्विच दबाएंगे, पंखा चलेगी तो गर्मी खत्म हो जाती है, पंखा चलते ही गर्मी नहीं लगती है। स्विच तक वो पहुंचा ही था, खुद समायोजन कर ही रहा था कि उसके इस विचार में एक और नया विचार आ गया कि सिर्फ स्विच दबाने से ही पंखा नहीं चलता है, पंखा चलने के लिए लाइट की भी आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट स्विच ही नहीं है, लाइट भी होनी चाहिए। फिर जब इसके उस विचार में वो नया विचार आ जाता है, फिर उस दोनों विचार के साथ वो उसको संतुलित करने लगता है अपने विचार को और नए विचारों को। जब वो संतुलित करता है तो जीन पियाजे का कहना यही है कि व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ यही है कि नई विचारों के साथ संतुलन करना या समायोजन करना। जो नया विचार हमें बताया गया कि नई लाइट रहने के बाद ही पंखा चलेगा, तो उसको जो है मानना, स्वीकार करना कि ये सत्य है। और उसका जो पुराना विचार था, जहाँ उसके दिमाग में बैठा था कि स्विच ऑन करते ही पंखा चलेगी, उसमें इस नए विचारों को फिट करना ही ये संतुलन या समायोजन है। तो बच्चे इस अवस्था से गुजरते हैं। तो समायोजन, संतुलन, सात्वीकरण, ये सारे चीज़ ये शब्द से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आए तो वहाँ पर आपको जीन पियाजे ही टिक करना है। तो जीन पियाजे के सारे महत्वपूर्ण और इसी से जुड़ा हुआ आपको जब आप प्रश्न आप देखेंगे, अब जितना भी आपका कन्फ्यूजन है इससे जुड़ा हुआ, वो प्रश्न में ही आपका क्लियर हो पाएगा। इससे नहीं, इसमें जितना आपने महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा उसको आपने समझ लिया। ये बाल विकास है, CDP है, इसमें ज़्यादा गहराई से आप जानने लगेगा तो फिर जितना भी आप पढ़े हैं सब आप भूलने लगिएगा, कुछ आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बस इसको हल्के फुल्के ढंग से लेना है, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, तो फिर वो आपका पूरा इजी लगेगा और आप समझ आइएगा। इससे ज़्यादा लेंदी अगर आप कहीं देखिएगा, लगेगा इसको पढ़ें उसको पढ़ें। ट्रिक सबका बताने का अलग अलग होता है, लेकिन इसको लेंदी से नहीं, बिल्कुल हल्के तरीके से समझना है। और आपका आज जीन पियाजे बिल्कुल डीपली आपका क्लियर हो गया है, अब कुछ इसमें बचा ही नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं कोहल वर्ग की तरफ, और जो इसमें बचा हुआ है उसको प्रश्न का जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नों को तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है लॉरेंस कोहल वर्ग। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहल वर्ग है। इनका नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत यानी लॉरेंस कोहल वर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आपको ये मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ये आपको याद रखना है। मेंटल बोले तो आपका कॉग्निटिव हो गया, तो मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास आपका पियाजे ने दिया हुआ है। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आपको याद हो जाए। नैतिक, जिसको कि आप चरित्र भी कह सकते हैं, और सामाजिक दिया है वाइगोत्स्की ने, नैतिक और चरित्र कोहल वर्ग ने दिया है। कोहल वर्ग का कहना है, जिस तरह जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे में विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित अवस्थाओं में जिस प्रकार से निश्चित मानसिक अवस्था का विकास होता है, उसी प्रकार कोहल वर्ग ने कहा है कि चरित्र निर्माण भी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं एक अपने तरफ से इस लाइन को आपको बता रही हूँ कि आप माइंड में सेट कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा आपका नैतिक है, बहुत ही अच्छा मॉरल है आपका, बहुत ही अच्छा आपका कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप किसी गंदे समाज में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपकी मॉरल को बहुत क्षति पहुँचने वाली है। और अगर आप गलत लत में पड़े हैं और किसी अच्छे व्यक्ति के, अच्छे मोहल्ले में अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपके मॉरल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इस तरह चरित्र कभी भी डगमगा सकती है, कभी भी ऊपर उठ सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी कोहल वर्ग ने
चरित्र विकास में यानी कि नैतिक विकास में कहा है कि चरित्र निर्माण तो बालकों में होना सहज है। इन्होंने प्रौढ़ावस्था तक की बात कही है, लास्ट तक चरित्र का निर्माण चलते रहता है, इन्होंने भी इस बात को कहा है। लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ में अवस्था में बांटा है कि ज़रूरी नहीं है कि 10 साल के बच्चे से अगर आप उसको चरित्र सिखाने लगेंगे, 2 साल का छोटा सा बच्चा है और उसको आप सोचिएगा कि छोटा सा बच्चा मंदिर के गेट पर वो सुसु ना करे क्योंकि उसको समाज क्या कहेगा, तो उसको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है इतने छोटे बच्चे को। तो यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना है, सेम यही कहना है कि एक निश्चित अवस्था में ही चरित्र का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है। किस तरह से निर्माण होता है, बच्चे क्या समझते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 3 भागों में लॉरेंस कोहलबर्ग, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को बस 3 भागों में बांटा है। ये पूर्व नैतिक स्तर यानी प्री मोरल लेवल, इन्होंने 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बालक को इन्होंने इस स्तर पर रखा है। इसको आप पहला स्तर, ये पहला स्तर कह के भी प्रश्न पूछा जाता है। कोहलबर्ग के प्रश्न में भी स्तर का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। आप अगला क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, आपको इससे जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पूर्व नैतिक स्तर में कोहलबर्ग ने 4 से 10 वर्ष के बच्चे को रखा है। इसमें समझना है कि किस तरह से इसमें चरित्र का निर्माण हो सकता है। दूसरी बात है कि ये जो परंपरागत नैतिक स्तर है यानी कॉन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल, इसमें जो है कोहलबर्ग ने 10 से 13 वर्ष के बच्चों को रखा है कि 10 से अगर किसी भी बच्चे में हम चाहेंगे कि उसका परंपरागत नैतिक स्तर का निर्माण हो, परंपरागत चरित्र का निर्माण हो, तो हम 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे में या 4 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे में इस तरह के चरित्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इस चरित्र की ये जो कॉन्वेंशनल मोरलिटी लेवल है, ये 10 साल के बच्चे में ही हम कर सकते हैं, 10 से 13 साल के बच्चे में। और 13 से जब ऊपर हम जाते हैं यानी प्रौढ़ावस्था तक जाते हैं, 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में यानी कि स्तर 3, ये आपका हो गया, 2 हो गया, इस तरह से करके आपको पूछेगा। और ये आपका स्तर 3rd हो गया। ये जो है इसमें आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, आत्म अंगीकृत यानी सेल्फ एक्सेप्टेड, यानी कि वो खुद ये स्वीकार करने लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारे चरित्र पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। तो ये 13 वर्ष से ऊपर का बच्चा ऐसा सोचने में सक्षम हो जाता है। तो आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर जो है सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल, ये आपका 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक है। अब इन्होंने तो कोहलबर्ग ने बस 3 ही स्तर डाला है नैतिक मूल्यों पर, 3 ही स्तर का वर्णन किया है। लेकिन इसको और डिटेल में समझाने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं है कहीं भी आपको इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे कोहलबर्ग ने 5 तरह के नैतिक स्तर दिए हैं, नहीं, उनका 3 ही वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए, इस जानकारी को थोड़ा और विस्तार से समझाने के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों को उसको समझने के लिए इस 3 चीज़ को थोड़ा सा विस्तार करके, थोड़ा सा इस 3 चीज़ को फैलाकर यहाँ 5 टॉपिक तक इसको बनाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। इसी 3 चीज़ को 5 लेवल में लाने का प्रयास किया गया है ताकि समझना आसान हो जाए। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक स्तर है, यहाँ पूर्व नैतिक अवस्था, फिर स्वकेंद्रित अवस्था दूसरा यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका परंपरागत नैतिक स्तर है। इस बीच में एक और चीज़ डाला गया है, क्या है, ये स्वकेंद्रित नैतिक अवस्था। तीसरे नंबर पर फिर आपका परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, परंपराओं को धारण, एक एक करके इस 5 टॉपिक को भी हम लोग समझ लेंगे। और चौथा जो है आपका आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारहीन जिसका कोई आधार नहीं है। और फिर 5वें नंबर में लास्ट में जैसे 13 साल से ऊपर का आपका दिया हुआ आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, तो यहाँ है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त जिसका कोई आधार हो। तो एक एक करके इस 5 टॉपिक को हम समझेंगे। अब समझिएगा, जैसे कि अभी जो मैंने इरेज किया हुआ है उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। अभी जो मैंने इरेज किया उसको याद रखिएगा। जो 3 अवस्थाएं आपने देखा था, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से प्रौढ़ावस्था तक, उसी में से ये 5 निकला हुआ है। इसमें से आपने जीन पियाजे का आपने पढ़ा था 2 से लेकर 2 वर्ष, फिर 2 से 7, 7 से 11, 11 से लास्ट तक। इसमें जो ये 5 अवस्थाएं, इसमें भी हम लोग जन्म को, अब उम्र को देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी। वाइगोत्स्की में जब जाएंगे तो उन्होंने उम्र की
नहीं के बराबर चर्चा की है। उम्र का कन्फ्यूजन आपको इसी दोनों मनोवैज्ञानिक में मिलेगा। तो इनके सिद्धांत में 2 बार उम्र का डिवीजन हुआ है, 2 बार उम्र को बांटा गया है। जीन पियाजे में तो एक बार क्लियर हो गया, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्रौढ़ावस्था तक। लेकिन यहाँ पर अभी आपने देखा 4 से 10, 10 से 13, 13 से प्रौढ़ावस्था तक। अब जो उस 3 अवस्था में से इस 5 अवस्था को काट कर निकाला गया है, इसमें उम्र का एक अलग वर्णन है। तो ये जो है इसमें उम्र का है जन्म से लेकर, यानी 0 से 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर। तो यहाँ आप देखेंगे ये 0 हो गया आपका जन्म से। अब यहाँ आप समझिएगा, पहले भी आपने पूर्व नैतिक स्तर आपने समझा या पूर्व नैतिक अवस्था समझा, यहाँ भी है आपका पूर्व नैतिक अवस्था। वो था आप, ये है आपका पूर्व नैतिक अवस्था यानी कि स्टेज, और वो था आपका स्तर। अगर स्तर में पूछा जाए कोहल वर्ग के पूर्व नैतिक स्तर का, पूर्व नैतिक लेवल का क्या उम्र था, तो वहाँ आपका 4 से 10 वर्ष ही देना होगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि पूर्व नैतिक अवस्था कितने उम्र से कितने उम्र तक को रखा गया है, या कितने से कितने उम्र के अंतर्गत पूर्व नैतिक अवस्था रखा गया है, तो यह है आपका जन्म से 2 वर्ष तक। यह है आपका पूर्व नैतिक अवस्था। और जो मैंने ये बताया कि उस समय बच्चे को अपने चरित्र की कोई चिंता नहीं रहती है। अभी जो मैंने मंदिर का उदाहरण दिया, वो मंदिर के बाहर भी अगर मंदिर में चप्पल पहन के वो चढ़ रहा है, उसे कुछ समझदारी नहीं है, उसको इस चीज़ की जरा से भी संज्ञान नहीं है, उस बात की जरा सा भी इसको संज्ञान नहीं है कि मैं चप्पल पहनकर अगर चढ़ूंगा तो लोग मुझे क्या कहेगा। उसको अपने चरित्र से उस समय कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये है जन्म से 2 वर्ष तक, जहाँ पर उसे अपने चरित्र के बारे में कोई फिक्र नहीं रहती है, और उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है। उसे ये मतलब नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेगा, मैं रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बीच में भीड़ में ही, मेले में ही रोना शुरू कर देगा, मुझे ये चाहिए। क्योंकि उसे समझदारी नहीं है कि इसमें मेरी बेइज्जती है, या फिर मेरे माँ पिताजी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या सोचेंगे, उसके अंदर ये क्षमता नहीं है। इसीलिए उस बच्चे के चरित्र निर्माण के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी इस तरह से उलझा कर प्रश्न पूछा जाए, जब कोहल वर्ग ने चरित्र नैतिक विकास की अवस्था दी है, उनके सिद्धांत को दिया, और फिर पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चे से उसके नैतिक विकास की किसी प्रकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है, या नैतिक विकास संभव नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा पूर्व नैतिक अवस्था। उसके बाद जब आप आते हैं स्वकेंद्रित अवस्था, तो इसमें आपका ये 0 से 2 वर्ष है, यहाँ आपका 3 वर्ष से 6 वर्ष है, 3 से 6 वर्ष। अब यहाँ पर इस उम्र के बालक को आप इमेजिन करिए कि क्या उसे इस बात का 6 वर्ष तक जाना है, 3 वर्ष से वो शुरू करेगा, धीरे धीरे समझना है कि किस तरह धीरे धीरे बच्चा 6 वर्ष तक पहुँच रहा है। तो क्या यहाँ पर वो उसको अपने चरित्र की चिंता होती है कि हमारा चरित्र या हमें लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्वकेंद्रित अवस्था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो हर चीज़ को अपने आसपास देखेगा। अगर उसे सिर्फ अपनी चिंता रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई की सोच सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। 6 वर्ष तक का भी अगर बच्चा हो जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पिताजी के पर्स में पैसे हैं या नहीं है। अगर उसने 500 की गाड़ी पसंद की है तो उसे चाहिए, क्योंकि वो स्वकेंद्रित, ये जो अवस्था है स्वकेंद्रित है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कुशलता के बारे में सोचेगा, उसे किसी से मतलब नहीं होता है। तो इन चीज़ों को जिस तरह से मैं तोड़ कर बता रही हूँ, बिल्कुल गंभीरता से समझिएगा। इस बीच से हज़ारों प्रश्न क्रिएट हो सकते हैं, 100, 200, 500, किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, और जानकारी एक ही होती है। स्वकेंद्रित अवस्था का उम्र अगर 3 वर्ष से 6 वर्ष है तो यही होगा, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और ये क्लास देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कई जो कॉन्सेप्ट है, जो संदेह है, वो क्लियर होगा। तो ये स्वकेंद्रित यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में, कहीं कुछ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ। अगर एक घर में उसको कई सारे खिलौने देकर आप रखे हैं, और यहाँ तक कि एक इस उदाहरण को आप समझिएगा कि बाहर में कहीं सड़क पर मार हो रही है, कोई गाड़ी गिर गई है, आपको वो देखने जाना है, या कहीं मान लीजिए आग लगी है, कुछ ऐसी है जहाँ भीड़ भड़ाका, या कोई सामान बेचने आया है, आप खरीदने जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से 3 से 6 वर्ष के बच्चे को एक रूम में जहाँ कोई स्विच ना हो, पलक ना हो, कोई खतरे का सामान ना हो, उसे अगर 10, 20, 5 खिलौना के साथ बैठा कर आप बाहर से गेट लगाकर चले जाते हैं, तो आपका बच्चा इधर उधर ध्यान ही नहीं देगा, वो आप कहाँ गए हैं उसे मतलब नहीं है। मैं तो कभी कभी ऐसा करती हूँ, कूड़ा वगैरह देने गई तो उसके सामने में खिलौना रख दिया, उसे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ गई है, उसे वह स्वकेंद्रित है, क्योंकि उसकी उम्र अभी 3 से 6 वर्ष के अंदर है। वो समझ रहा है मेरे पास जो खिलौना है इससे खेलना है, नए नए चीज़ हैं, नए खिलौना है। और ज़्यादा अगर वो एक तरह का आप गाड़ी अपने पास खरीद के रख रहे हैं, नीचे अगर 5 मिनट के लिए काम के लिए जाना है तो आप एक नया सा और निकाल के दे दीजिए। उसमें वो तर्क वितर्क खोज निर्माण करेगा,
तब तक आप काम करके आ जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई स्विच प्लग, हर तरह की सावधानी बरतनी है, बालकनी का गेट खुला नहीं रहना है। तो ये हो गया स्वकेंद्रित। अब तीसरे नंबर पर आप आते हैं परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था। ये अवस्था जो है, ये 7 वर्ष से किशोरावस्था तक ये अवस्था होती है। किशोरावस्था, यहाँ पर उम्र का कोई लास्ट नहीं हुआ है, यह है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा, यहाँ प्याजे का क्या था 0 2, इसी 2 को इधर लाया गया था 2 से 7, और फिर इसी 7 को इधर लाके 7 से 11, और फिर इसी 11 को इधर लाके आगे तक किया गया था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 अगर ये कट गया, फिर यहाँ 3 से शुरू किया है, यहाँ 3 से 6 जब आ गया तो यहाँ 7 से शुरू किया है, 7 से किशोरावस्था तक। और 7 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है और उसके आगे तक की उम्र किशोरावस्था तक, तो वो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था उसकी आ जाती है। वो नियमों को, सामाजिक नियमों को वो समझ सकता है, उसे ये पता है कि आज दशहरा है तो उस फेस्टिवल में क्या पहनना है, या वो फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, होली है तो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये मंदिर है तो चप्पल लेकर नहीं चढ़ना है, ठंड है तो बिना स्लीपर के नहीं चढ़ना है। यानी कि जो परंपरा जो अगल बगल लोगों को समाज में वो देखता है, वो परंपरा धारण करने की अवस्था आ जाती है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। और ये जो आधारहीन आत्मचेतना है, ये किसी अवस्था से लेकर किसी अवस्था तक नहीं जाती है। ये जो आधारहीन आत्मचेतना वो कर रहा है, लेकिन वो आधारहीन है, इसका उसका कोई बेस नहीं है। तो ये जो अवस्था है, ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। आधारहीन आत्मचेतना यानी कि वो अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। अब मेरी उससे बात हुई तो मैं उसको क्यों टोकूँ, जो हूँ वही हूँ, ओमनी प्रेजेंट मैं ही हूँ, ऑल इन ऑल मैं ही हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उसके मन में ऐसी भावना होती है और इसका कोई आधार नहीं होता है। तो ये जो आधारहीन आत्मचेतना है, ये किशोरावस्था से जुड़ा होता है। उसके बाद जब ये आ जाते हैं आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, तो ये जो है, ये अवस्था जो है नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। इससे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सा है? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इस अवस्था में या फिर ये आधारयुक्त आत्मचेतना का विकास उसी बालक का हो सकता है जो पूरी तरह से परिपक्व हो गया है, हर स्टेज से वो गुजर गया है। जब इस स्टेज में ये पहुंच गया है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से बाहर निकल गया है, जब वो मैच्योरिटी उसके अंदर आ गया है, तब उसके अंदर ये आधारयुक्त आत्मचेतना का विकास होगा। इस तरह के नैतिक या चारित्रिक विकास उसके अंदर होगा। तो ये था आपका कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। और इससे एक्स्ट्रा अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो बेकार है, क्योंकि इसके अंदर ही मैं जब आपको कल प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, जो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न दूंगी, इसमें और भी जो कुछ बचा, अब इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको समझना है। तो कोहल वर्ग का आपने 3 स्तर देख लिया, उसको आगे बढ़ाकर यहाँ 5 लेवल पर लाया गया है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा स्तर नैतिक विकास को या चारित्रिक विकास की अनुपस्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाता है। यानी कि नैतिक विकास या चारित्रिक विकास की अनुपस्थिति को दर्शाता है, और पूर्ण रूप से यानी कि कहीं नैतिक या चारित्रिक विकास दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल अनुपस्थिति दिखाता है। ये कौन सा स्तर है? ये पहला ही तो स्तर है जिसमें 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि नैतिक विकास क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न इससे निकलते हैं। और थोड़ा सा अब हम लोग देख लेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत को, उसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की यानी कि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसमें हमें समझना है, इसमें हमें क्या समझना है, इसको एकदम आराम से समझिएगा। वाइगोत्स्की कहते हैं बालक का कोई भी विकास, आपने जो पढ़ा मानसिक विकास, आपने जो पढ़ा नैतिक विकास या चारित्रिक विकास, कोई भी विकास समाज के बिना संभव ही नहीं है। ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है, मानना है, और ये सच ही है, ये सच भी है। जैसे जैसे बालक समाज के परिवेश में आता है, उसकी विकास की गति उसी तरह से बढ़ते जाती है। अगर बालक को जैसा उसको समाज उपलब्ध कराया जाएगा, बालक का चरित्र का विकास भी जिस तरह की वाइगोत्स्की ने अगर चरित्र का खंडन किया है, तो उसके चरित्र के निर्माण पर भी समाज का असर होता है। ये बिल्कुल 100% सही है। यानी कि पहले जीन पियाजे ने क्या किया, सिर्फ बालक के मस्तिष्क को लिया और उससे जुड़ी हुई सारी बातों का उन्होंने चर्चा किया। बालक के मस्तिष्क को लिया और उनसे जुड़ी हुई सारी बातों का चर्चा किया। उसके बाद कोहल वर्ग ने क्या किया, टोटल इस बालक का चरित्र निर्माण की बातें की गई इस बालक के। अब वाइगोत्स्की क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बालक चल के समाज में आ रहा है। इसी से आपको याद हो जाएगा, चल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, समाज में आ रहा है। तो इन्होंने
समाज की चर्चा की है। तो पहले नंबर पर जीन पियाजे, जिन्होंने मस्तिष्क के बारे में चर्चा की, ज्ञान के बारे में। दूसरे नंबर पर इनके चरित्र, इनके व्यवहार के बारे में चर्चा की गई, जो कि कोहलबर्ग ने किया। अब जो ये वाइगोत्स्की कर रहे हैं समाज निर्माण के बारे में, तो बिल्कुल सही है। समाज का जैसा वातावरण उसको उपलब्ध कराइएगा, बच्चे का चारित्रिक निर्माण या बुद्धि का निर्माण उसी तरह से होगा। जिस तरह की आपने कहा कि परंपराओं में अभी हमने नैतिक विकास में पढ़ा कि इस उम्र का जब अवस्था आता है, यानी कि 7 से जब बच्चा किशोरावस्था तक पहुंचता है, तो उसको परंपराओं की धारणा की अवस्था कहते हैं। वो परंपराओं की धारणा स्वीकार करने समझने लगता है, अपने अंदर उसके अंदर खुद होने लगता है परंपराओं को किस तरह से हमें मानना है। लेकिन वो उस समाज में इस तरह की कोई परंपरा देखेगा तभी तो, अगर मान लीजिए कोई अलग सा समाज है, वो तो वही काम करेगा, फिर उसके चरित्र का निर्माण कहाँ से हुआ। तो इन्होंने इन दोनों के बातों को पुष्टि किया है, तोड़ा है, फिर डिटेल में बताया है कि जब बालक छोटा होता है तो वो बिल्कुल स्वार्थी होता है, बस वो एक अपने तक ही सीमित रहता है, वो बाहर की दुनिया को कुछ नहीं समझता है, वो गुड्डे गुड़िए खिलौने में ही वो अपने आप को व्यस्त रखता है। यहाँ तक कि जो सजीव चीज़ है, पशु पक्षी, उसको भी वो निर्जीव ही समझता है, उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि ये सजीव है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे घर से बाहर निकलता है, तो गाय को छूने पर अगर वो सर हिलाते है तो वो समझता है ये खिलौना नहीं है, खिलौना को तो मैंने अपने अनुसार खेल लिया, उसको घुमा फिरा लिया, लेकिन अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ये मुझे मारती है। तो उसको धीरे धीरे सजीव निर्जीव में फ़र्क होने लगता है। तो वो घर से बाहर समाज में निकला तभी तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। फिर वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो सहपाठियों से मिलता है, अपने मित्रों का व्यवहार अपने साथ देखता है तो वो एक अलग तरीके से सोचता है। फिर शिक्षकों का व्यवहार अपने साथ देखता है तो वो अलग तरीके से बातों को सोचता है। तो उस तरह से उसकी यहाँ नैतिकता का उसके में विकास हो रहा है, उसके बुद्धि में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कुल मिलाकर समाज महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके बाद जब धीरे धीरे वो अपने सहपाठी मित्रों को बनाना शुरू करता है, छोटे उम्र में छोटे मित्रों को, जब बड़ा होता है तो वो अपने से जैसे मित्रों को ढूंढने लगता है। तो समाज जो है, और फिर जब किशोरावस्था में आता है तो वहीं से आप सुनते हैं वो जो काल होता है, बिल्कुल उतार चढ़ाव का वो अवस्था होता है। किशोरावस्था जैसा उसको संगत मिलता है वो उसी तरह ढलने लगता है। उस अवस्था से पेरेंट्स को भी डर लगता है, लेकिन जब बच्चे 19-20 साल के 21 साल के हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे पेरेंट्स का डर कम होने लगता है, क्योंकि वो जो अभी आपने पढ़ा आधार युक्त अवस्था, जो आपने पढ़ा कि आधार युक्त चेतना की अवस्था, यानी कि वो आधार युक्त निर्णय ले सकता है। बिल्कुल वो जो बिल्कुल चरम अवस्था है जो चरित्र निर्माण का, फिर वहाँ से वो डगमगा नहीं सकता है, बिल्कुल परिपक्व होकर उसका निर्माण होता है उस चरित्र का, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो ये इस तरह से सामाजिक सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने किसी भी उम्र की चर्चा नहीं की है वाइगोत्स्की ने, और कोहलबर्ग का आपने देखा, पियाजे का आपने देखा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि जब वाइगोत्स्की ने किसी प्रकार के उम्र का वर्णन ही नहीं किया तो प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। अब हो सकता है किसने कहा समाज में भाषा का निर्माण होता है, तो समाज को मुख्य बिंदु किसने माना है, वाइगोत्स्की ने माना है। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आशा करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। क्लास हेल्पफुल हो, अगर आपको इस क्लास से कुछ बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करिएगा तो आपको बहुत सारे सामाजिक अध्ययन से, बाल विकास से जुड़े हुए क्लास मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।